इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से और उत्तराखंड की आज की बड़ी खबर है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसी हफ्ते मीटिंग में अधिकारियों को ब्लॉक लेवल पर जाकर ग्राउंड पर काम करने को कहा था, जिसके बाद अब सीएम धामी के निर्देशों के बाद इस मुद्दे पर आदेश जारी कर दिया गया है। 59 अपर सचिव लेवल के अधिकारियों को बतौर नोडल अधिकारी ड्यूटी लगाई गई है। इनमें से कई अपर सचिवों को 2-2 ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश में साफ कहा गया है कि अपर सचिव ब्लॉक के 1 या फिर 2 गांव में वक्त पर वो जाएंगे, वहां रात में वक्त बिताएंगे। 3 पॉइंट्स पर इन सभी अधिकारियों को रिपोर्ट्स तैयार करने और शासन को सौंपने का आदेश दिया गया। ब्लॉक की समस्याओं को बताना होगा, केंद्र और राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की रिपोर्ट भी देनी होगी और ब्लॉक लेवल की महत्वपूर्ण मीटिंग्स में हिस्सा लेना होगा। एक बड़ा फैसला लिया गया। सीएम ने इससे पहले ही निर्देश दिया था कि ब्लॉक में अधिकारियों को जाना होगा और जमीन पर क्या काम हो रहा है वो देखकर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी और सीएम के निर्देश के आधार पर ही अब अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। बीआरओ की बात कर लेते हैं। बीआरओ ने पिथौरागढ़ चाइना बॉर्डर पर 2 बड़े पुल बनाने में सफलता हासिल की है। गुंजी और जोलेंगकांग के बीच बीआरओ ने गणेश और नहल नाले में 2 वैली ब्रिज बना दिए हैं। इन वैली ब्रिज के बनने से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। आदि कैलाश यात्रियों की राह भी आसान हुई है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर तैनात सेना, आईटीबीपी और एसएसबी को भी मदद मिलेगी। बीआरओ को 15 दिनों में गणेश नाले पर जबकि 7 दिन में नहल नाले पर वैली ब्रिज बनाने को कहा गया था और वो सफलता मिली है। इन दोनों पुलों के बनने से आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों का वक्त बचेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एक सेक्शन का इसी साल लोकार्पण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 17 दिसंबर को उद्घाटन कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज दिल्ली के अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल जंक्शन तक पूरा हो चुका है और फिलहाल इसी फेज के उद्घाटन की संभावना भी है। राजधानी देहरादून में घंटाघर के पास बने एक अटपटे स्पीड ब्रेकर ने सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया। न्यूज 18 पर इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पंकज पांडे ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से स्पष्टीकरण मांगा है। सेक्रेटरी ने पूछा कि क्यों स्पीड ब्रेकर बनाते वक्त ट्रैफिक मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। दरअसल कुछ हफ्ते पहले ही राजधानी में जबरदस्त सड़क दुर्घटना के बाद कुछ स्पॉट्स पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए, लेकिन इस दौरान मानकों का ख्याल नहीं रखा गया, तो इन स्पीड ब्रेकर्स से हादसों पर लगाम तो नहीं लगी, बल्कि हादसे और ज्यादा हो गए। ऋषिकेश में कूड़ा चुनते चुनते लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया गया। मामला डोईवाला का है, जहां कूड़ा बिनने की आड़ में फैक्ट्री और घरों में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 30 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद हुआ है। चोरी में इस्तेमाल लोडर वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बीती रात की बात है, बीते 11 दिसंबर की बात है कि चोरों ने एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद इन्हें पुलिस ने पकड़ा है। हरिद्वार में ड्रग डिपार्टमेंट ने नशीली दवाई बेचे जाने की शिकायत पर छापेमारी की है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने पुलिस टीम के साथ कई दवा की दुकानों का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान किसी भी मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयां नहीं मिली। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों से एक्सपायरी दवाओं को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। संचालकों को ड्रग डिपार्टमेंट के निरीक्षण के दौरान कई मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद कर भाग गए। दवाइयां बनती हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2025 शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने उद्घाटन किया।
सम्मेलन में 58 देशों के 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स और देश भर से 6000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। अगले 4 दिन यहां आयुर्वेद के प्रचार प्रसार, नए शोध को लेकर बात होगी। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव ने कहा कि केंद्र सरकार हर जिले, तहसील, ब्लॉक लेवल पर आयुष औषधि केंद्र खोलने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में आयुष के 300 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य केंद्र चलाए जा रहे हैं और हर जिले में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष अस्पतालों की स्थापना की जा रही है। सीएम ने यह भी बताया कि सरकार हर जिले के एक गांव को आयुष गांव के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। अंदर अनेक वनस्पतियां हैं जिनके हिंदी नाम है, जैसे एक किरमोड़ा नाम मैंने अभी कहा था। किरमोड़ा आयुर्वेदिक दृष्टि से, जड़ी बूटियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसको अंग्रेजी में बेरीज कहते हैं। तो मैंने आज सम्मेलन में ये भी अनुरोध किया है कि बहुत सारी जड़ी बूटियों के जो हिंदी नाम हैं उन नामों को अंग्रेजी नाम में भी रखा जाए और हमारा राज्य और आयुर्वेद भारत सरकार का आयुष मंत्रालय मिलकर इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। गधी के दूध को न केवल सुपरटॉनिक बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए फायदेमंद बताने के बाबा रामदेव के बयान पर आयुर्वेदाचार्यों में बहस छिड़ गई है। हालांकि कोई खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहा है और न ही इसके समर्थन में ही कुछ कहने को लोग तैयार हैं। योग गुरु रामदेव ने इसी हफ्ते पतंजलि में आयोजित एक कार्यक्रम में गधी का दूध निकाला और उसे पीकर बताया था कि ये सुपर कॉस्मेटिक टॉनिक है, जिसे पीकर बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम किया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद के कई जानकार इस पर एकमत नहीं है। गुरुवार को देहरादून में आयोजित वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में कई आयुर्वेदाचार्य इस मुद्दे पर बात करने से बचते नजर आए। आयुर्वेद के एक्सपर्ट जामनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन डॉक्टर हरिमोहन चंदोला का कहना है कि हो सकता है कि इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेशन टाइप का कुछ इफेक्ट हो, लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही कहा जा सकता है कि जो गधी का दूध है उसमें इस तरह के गुणकारक प्रभाव बताए गए थे जब ये HIV पीक पे था। तो अनेक प्रकार के बकरी का दूध है वो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को देने का शास्त्र में भी जो है वो रिकमेंडेशन है। तो मैं समझता हूं कि दूध बकरी का हो या दूसरे पशुओं का हो, उस पे साइंटिफिक लाइन पे रिसर्च करके हो सकता है कि ऐसा इम्यूनो मॉड्यूलेशन टाइप का इफेक्ट सामने आए। एक नहीं कई प्रकार के दूधों का वर्णन किया गया है, जो गधी का है, हाथी का है, सभी चीजों का जो है, बकरी का है, सारी दूधों का वर्णन है और उनके जो है ज्यादातर ये बताया गया है कि इन चीजों का बहुत फायदा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें एक बार जो है रिसर्च के बाद ही जो है क्लियर कट होना चाहिए। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि स्वामी रामदेव ने कोई नई बात नहीं की। इंटरनेट पर इसको लेकर बहुत से रिसर्च पेपर उपलब्ध हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसको विस्तार से बताया है। बालकृष्ण के मुताबिक रामदेव ने सिर्फ उसे लोगों के सामने रखा है। तो आजकल इंटरनेट में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, रिसर्च जर्नल में हैं और बहुत सारी जगह पर वो सब उपलब्ध है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी प्राचीन काल से जो हमारा हजारों वर्ष जो पुराना हमारा ग्रंथ है, हमारे निघंटों में उसका वर्णन है। तो कोई नई बात स्वामी जी ने नहीं कही, उस प्राचीन आयुर्वेद को लोगों को सामने रखने का प्रयास किया। रामदेव अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गधी के दूध को कॉस्मेटिक सुपर टॉनिक बताने वाले उनके बयान ने उन्हें एक बार फिर चर्चाओं में ला दिया है। रामदेव भले ही आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका जिक्र होने की बात कर रहे हों, लेकिन कई आयुर्वेदाचार्य उनकी बात से कन्नी काट रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से उद्यान घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीबीआई जांच के बीच शासन लेवल पर जांच शुरू कर दी गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बनाए गए हैं अधिकारी, जांच अधिकारी बनाए गए हैं दीपक रावत। मुख्य आरोपी हरमिंदर सिंह बावेजा जांच अधिकारी के सामने पेश हो चुका है। 25 नवंबर को पूछताछ के लिए हरमिंदर बावेजा पेश हुआ था। अब शुक्रवार को उद्यान विभाग के 3 अधिकारी तलब किए गए हैं। न्यूज़ 18 के पास शासन के जांच आदेश की कॉपी भी मौजूद है। तो अब शासन स्तर पर भी जांच चल रही है। 25 नवंबर को मुख्य आरोपी की पेशी हुई थी जांच अधिकारी के सामने, कई सवाल जवाब हुए थे। अब इसी मामले में 3 और अधिकारियों को तलब किया गया है।
दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, ये मामला पुराना है, जैसे जैसे जांच चल रही है मामला उलझता ही जा रहा है, सुलझने को फिलहाल ये दिख नहीं रहा। बिल्कुल मेनका, आपका सवाल बिल्कुल सही है यहाँ पर कि मामला जितना बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही माना था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि जिस केस की सीबीआई जांच चल रही हो उसमें शासन को अंदर खाने जांच क्यों बैठानी पड़ी है। एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे हाथ लगी है। ये जांच अगस्त में बैठा दी गई थी और 25 नवंबर जो अभी बीता है, हरमिंदर सिंह बावेजा उत्तराखंड आया, उससे पूछताछ हुई। अब कल 3 और अधिकारियों से पूछताछ होनी है। तो सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अगर किसी केस की जांच कर रही है तो क्या उत्तराखंड के शासन या जो विभाग है, कृषि या उद्यान विभाग, क्या वो इसकी जांच कर पाएगा, जबकि उसी के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं या उन लगभग 15 से 16 अधिकारी इसमें आरोपी बनाए गए हैं सीबीआई की तरफ से। तो आप दो जांचों को करके आखिर साबित क्या करना चाहते हैं, पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि इस जांच में जो लोग आरोपी हैं उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हरमिंदर सिंह बावेजा जो मुख्य आरोपी है वो उत्तराखंड आता है, यहाँ से प्रतिनियुक्ति से वापस फिर हिमाचल प्रदेश चला जाता है और बीचों बीच यहाँ तक खबरें सामने भी नहीं आ पाती। वैसे बहुत से सवाल है जो आपने कहा कि इस तरह जांच में पूरी जांच को उलझाया जा रहा है और उद्यान घोटाले में पर्दे डाले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद दीपांकर। तो पहले तो घोटाले से इनकार कर दिया गया था, लेकिन जब सीबीआई जांच शुरू हुई तो अब शासन स्तर पर भी जांच की शुरुआत कर दी गई है। आखिर इसकी क्यों जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई, जाहिर सी बात है कई सवाल उठ रहे हैं इस जांच को लेकर भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड एक्ट 2025 की समीक्षा की है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी काम किए जाएं उनका नतीजा जमीन पर दिखे। साथ ही काम की क्वालिटी और टाइमिंग का भी ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सचिवों और सभी एचओडीज की पर्सनल जिम्मेदारी होगी। सभी विभागों को 2-2 गेम चेंजर योजनाओं पर काम करने को कहा गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। सीएम ने कहा कि आदर्श उत्तराखंड की दिशा में तेजी से काम हो और ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कृषि, बागवानी, पर्यटन, ऊर्जा और आयुष क्षेत्र में खास ध्यान देने को कहा। तो मीटिंग में सभी विभागों के सचिव मौजूद थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों को साफ टारगेट दे दिया है और कहा कि सभी विभाग टारगेट को तय करते हुए अपना काम करें और काम की जिम्मेदारी अधिकारियों की ही होगी। अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, उत्तराखंड के हर सेक्टर में विकास के काम करने हैं, आदर्श उत्तराखंड बनाना है, तो फिर सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद, इस मीटिंग के बाद ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तराखंड में शासन और ब्यूरोक्रेट्स के बीच जो एक तनातनी का माहौल हमेशा बना रहता है उसमें कुछ कमी आएगी। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रितु खंडूरी के अपनी विधानसभा कोटद्वार में यूपी के फल सब्जी कारोबारियों को पहचान छिपाने पर नहीं बख्शने के ऐलान पर राजनीतिक बवाल शुरू हो चुका है। विपक्षी कांग्रेस को ऐतराज है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए स्पीकर समाज को बांटने वाली बात कैसे कर सकती हैं। स्पीकर के बयान के मायने और कांग्रेस की आपत्ति के पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इसी साल कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार ने एक फैसला किया कि कांवड़ रूट पर रेस्टोरेंट, ढाबा और ठेली वालों को अपनी पहचान बतानी होगी। दुकान पर साफ साफ और अपना सही नाम लिखना होगा। यूपी का ये फैसला उत्तराखंड ने भी लागू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला वापस लेना पड़ा। अब कुछ इसी तरह का आदेश उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के लिए दिया है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से सटे कोटद्वार में फल सब्जी का ज्यादातर कारोबार मुस्लिमों के हाथ में है। तो स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा है कि बाहर से आकर काम करने वालों को गले में आइडेंटिटी कार्ड लाना होगा ताकि पहचान पता लग सके। जो ऐसा नहीं करेगा वो कोटद्वार में काम नहीं कर पाएगा। वहीं रितु खंडूरी के बयान का बीजेपी के विधायक भी समर्थन कर रहे हैं। जो लोकल नहीं है उनको बिना लाइसेंस के कोटद्वार में कोई भी व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। खासकर सब्जी और फल वाले जो हैं, जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है,
वो यहाँ पर अपने व्यापार नहीं कर पाएंगे। स्पीकर भी पहले विधायक हैं और क्योंकि वहाँ पर स्थानीय समस्याओं से रूबरू हो रही हैं और मैं समझता हूँ यही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में स्थिति है कि नीचे के लोग आ रहे हैं और व्यापार के नाम पर यहाँ पर जो है हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को और हमारे यहाँ के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जितने भी बाहर के लोग आएंगे उनकी शिनाख्त होनी चाहिए, उनके लाइसेंस होना चाहिए और बाहर के लोगों पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए। इधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी बात को सही बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें आपत्ति है। यहाँ पर जो भी काम धंधा करेगा वो आईडेंटिटी कार्ड दिखाएगा या परिचय पत्र दिखाएगा या अपनी दुकान में बोर्ड लगाएगा, इस तरीके के बयान विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस तरीके का बयान देकर अपनी पद की गरिमा को गिराने का काम तो किया है और संविधान का भी उल्लंघन करने का काम किया है। टनकपुर से लेकर विकासनगर तक फल सब्जी का ज्यादातर कारोबार यूपी के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, धामपुर, बरेली और मुरादाबाद से होता है और इस कारोबार में बड़ी तादाद मुस्लिमों की है। ऐसे में कोटद्वार को लेकर विधानसभा स्पीकर के फैसले ने निकाय चुनाव से पहले शहरों में बहस का नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। बीजेपी को जहां मुद्दे में मौका दिख रहा है, वहीं मुद्दा न बने कांग्रेस विधानसभा स्पीकर को कोस रही है। कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने कोटद्वार के बाजार में व्यापार करने वाले बाहरी लोगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता के आदेश दिए, जिसके बाद से ही फल और ठेली लगाने वालों में हड़कंप मच गया है। लोकल फल सब्जी विक्रेता इस फैसले से खुश है। स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सरकार की ओर से अच्छा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि नजीबाबाद से बड़ी संख्या में फल सब्जी विक्रेता कोटद्वार आते हैं और यहाँ के सब्जी के व्यापार में हिस्सा लेते हैं। इससे स्थानीय विक्रेताओं को नुकसान होता है, साथ ही बाहरी व्यक्ति शहर में माहौल खराब कर रहे हैं। ये बात भी इन लोगों ने कही। बिल्कुल अच्छा कदम, लाइसेंस उसन का ये है, इनका दिखा जाए कि लाइसेंस बनाना चाहिए इनका कि बाहर से नजीबाबाद से आ रहे हैं यहाँ बेचने के लिए, तो क्यों आ रहे? क्या हमें ये सब्जी मंडी भाग गली में या हमें वो दे सकते हैं? मैं सरकार ने अच्छा कदम उठा रखा है ताकि हम लोगों गढ़वाली लोगों को रोजगार मिले यहाँ। कम से कम जिस दिन से बाहर के लोग आए हमारे लोगों को प्लान, मतलब ये है कि वही बंद हो गया, व्यवहार ही बंद हो गया। जैसे मतलब हम क्षेत्र में घूमते थे, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में अच्छी वो कर रहे हैं, वहाँ डकैतियों का वो भरपूर है। रुद्रपुर के सिडकुल में बैटरी बनाने वाली एक फैक्ट्री के गोदाम में अचानक ही आग लग गई। आग बैटरी चार्ज के लिए लगाए गए पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इससे कंपनी प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हल्द्वानी में मुखानी काठ गोदाम रोड पर दो कारों में जोरदार टक्कर हुई। यहां एक मेन रोड से जा रही थी कार, गली से निकलने वाली कार ने उसे टक्कर मारा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें टकराते हुए काफी देर तक चली गई। घटना में 3 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज सुनकर आसपास के घरों से लोग बाहर निकल आए और कार सवारों के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी, जिसे पुलिस ने शांत कराया। कार एक्सीडेंट का ये वीडियो सामने आया है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रबंधन बिल पर आज संसद में कहा कि उत्तराखंड के लोगों का आपदा से हमेशा से नाता रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले तक उत्तराखंड भगवान भरोसे रहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीते 10 सालों में स्थिति सुधरी है। अनिल बलूनी ने कहा कि 2013 की आपदा में तब के गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे, जबकि उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार से कोई आपदा राहत के लिए नहीं पहुंचा था। दस सालों को अगर छोड़ दें, उससे पहले हम भगवान के सहारे रहते थे, कोई पहाड़ में मदद करने वाला नहीं आता था। महोदय, हम पिछले जो 10 वर्षों के अंदर हम लोगों ने परिवर्तन देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। और मैं यूँ भी कहूँ
कि 2013 की वो आपदा, जब केदारनाथ जी में आपदा आई, उत्तराखंड का कोई आदमी नहीं भूल सकता है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र सरकार यूपीए की सरकार थी, कोई भी केंद्र सरकार का आदमी नहीं पहुंचा और नरेंद्र मोदी जी गुजरात से, अहमदाबाद से चल के देहरादून पहुंचे और उत्तराखंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें भाग लिया।